नमस्कार साथियों, राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ वह टॉपिक बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय से संबंधित है और टॉपिक का नाम है रीति काव्य और केशवदास। हिंदी साहित्य में जो रीतिकाल है उसकी समय सीमा सन 1700 से लेकर सन 1900 के बीच मानी गई है और रीति काव्य धारा को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहली रीति काव्य धारा का नाम है रीतिपत, जिसके प्रमुख कवि है केशवदास, भिखारीदास और चिंतामणि। इन्हें आचार्य कवि भी कहा गया है। इन्होंने लक्षण ग्रंथ परंपरा का निर्वहन किया। दूसरी धारा है रीतिसित काव्य धारा, जिसके प्रमुख कवि बिहारी है। इन्होंने अपने काव्य में लक्षण और उदाहरण की जो परंपरा थी उनका अनुकरण नहीं किया। और तीसरी काव्य धारा है रीति मुक्त, यानी रीति से मुक्त होकर जिन्होंने अपने काव्य की रचना की उनमें घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा इत्यादि प्रमुख कवि है। आज हम जिस कवि का अध्ययन करेंगे, मतलब आज केशवदास जी का जीवन परिचय और इनकी जो रचनाएं हैं उनका एक सामान्य अध्ययन किया जाएगा। केशवदास जी का जो समय है वो सन 1555 से लेकर 1617 ईस्वी सन माना गया है। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ। ओरछा मध्य प्रदेश में। वे सनाड्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ था। ओरछा के राज दरबार में उनके परिवार का बड़ा मान था। केशवदास स्वयं ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव मिले थे और इन 21 गांवों का जो रेवेन्यू प्राप्त होता था उसी से ही अपने जीवन व्यतीत करते थे। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार था। नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे। उनके कुल में संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें अपमानजनक सा लगा। केशवदास जी में एक भाषाई हापिजात्यपन था। संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान थे और उनके परिवार में जो संस्कृत की एक परंपरा थी उन पर उनका बड़ा एक घमंड था। और चूंकि ये रीतिकाल के कवि थे अतः राजाओं के दरबार में रहते थे और वहाँ ब्रज भाषा, मतलब एक स्थानीय भाषा थी ब्रज भाषा, या यूँ कह सकते अपने हिंदी भाषा में कविता करना, ब्रज भाषा में कविता करना जरूरी था। क्योंकि राज दरबार में उस समय जो भी कविता लिखी जाती थी रीतिकाल में, उसका प्रमुख उद्देश्य राजाओं का मनोरंजन करता था। और तत्कालीन समय की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो ब्रज भाषा में इनको रचना करना बड़ा अपमानजनक लगा। इस संबंध में इनका कथन था, भाषा बोल न जानी जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। अर्थात ऐसी बोली जो मेरे नौकर भी नहीं बोलते और उस बोली में मैं कविता कर रहा हूँ तो मैं कितना जड़बूती हूँ। ऐसा उनका भाषाई हापिजात्यपन था। अब हम देखते हैं कि केशवदास ने कितने ग्रंथों की रचना की। प्रमाणिक ग्रंथ है वो है 9। रसिक प्रिया ग्रंथ, रसिक प्रिया में। दूसरा है कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीरदेव सिंह चरित, रत्नबावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। रसिक प्रिया केसों की प्रौढ़ रचना है जो काव्य शास्त्र संबंधित ग्रंथ है।
इसमें रस वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए। पहले लक्षण दिए फिर उदाहरण दिए, मतलब लक्षण उदाहरण जो परंपरा थी उनका निर्वहन किए। और इस ग्रंथ के जो मुख्य आधार है वो संस्कृत के नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक है। मतलब नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्र भट्ट का जो श्रृंगार तिलक है, जो संस्कृत के प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ थे, उनको आधार मानकर फिर उन्होंने ब्रज में रसिक प्रिया की रचना की। और जो कवि प्रिय है वो काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है, जो इंद्रजीत सिंह की रक्षिता और केशव की शिष्या प्रवीण राय के लिए प्रस्तुत किया गया है। नर्तकी थी इंद्रजीत सिंह के दरबार में एक प्रवीण राय, और जो केशवदास की शिष्या भी थी उसको काव्य शिक्षा संबंधी शिक्षा देने के लिए इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। और यह ग्रंथ कवि कल्पलतावृत्ति और काव्यादर्श जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उन पर आधारित है। रामचंद्रिका इनका प्रबंध काव्य मान सकता है, जिनकी रचना इन्होंने प्रसन्न राघव, हनुमनाटक, कादम्बरी आदि ग्रंथों का सहारा लेकर रामचंद्रिका की स्थापना की। और रामचंद्रिका के बारे में किंवदंती है कि तुलसीदास के कहने से आचार्य केशवदास ने एक ही रात में रामचंद्रिका प्रबंध काव्य, जो कि रामचरितमानस पर आधारित है, की रचना की। रामचंद्रिका का हम अलग से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे वहाँ। और जो रतन बावनी है, इसमें मधुकर्षा के पुत्र रतन सेन और वीर सिंह चरित में इंद्रजीत सिंह के अनुज वीर सिंह और जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर का यशोगान किया गया है। मतलब रतन बावनी, वीर सिंह चरित और जहांगीर जस चंद्रिका जो 3 ग्रंथ है, ये प्रशस्त ग्रंथ है, मतलब राजाओं की प्रशंसा की गई है। और विज्ञान गीता है जो वैराग्य पर आधारित एक इनकी रचना है, जिसका आधार ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय माना गया है। केशव अलंकार संप्रायवादी आचार्य थे, मतलब अलंकारवादी आचार्य थे, इसलिए स्वाभाविक था कि वे भामे, उद्भट, दंडी आदि अलंकार संप्रदाय के आचार्य का अनुकरण करते। इन्होंने अलंकार के 2 भेद माने, साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्ण्य और भूमिश्री वर्णन तथा राज्यश्री वर्णन आते हैं, जो काव्य कल्पलता वृत्ति तथा अलंकार शेखर पर आधारित है। इस तरह वे अलंकार और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण काव्य पक्ष दब गया और सामान्यतः वे सहृदय कवि नहीं माने जाते। अपनी क्लिष्टता के कारण वे कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका प्रबंध निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं है। परंपरा पालन और अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण वर्णनों की भरमभार है। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा आदि के वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्थलों पर व्यक्त हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि केशव अलंकारवादी आचार्य थे, और ख़ास तौर रामचंद्रिका जो इनका प्रबंध काव्य है, उन्होंने खूब अलंकारों का प्रयोग किया है। इसलिए जो रामचंद्रिका रचना है समझने में क्लिष्ट है, आसानी से समझ नहीं आती। केशव दरबारी कवि थे। अन्य दरबारी कवियों के भांति इन्होंने भी अपने आश्रयदाता राजाओं का यशोगान किया है। वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका ऐसी रचनाएं, ये मैंने पहले ही बता दिए कि दोनों 3 रचनाएं हैं जो प्रशस्ति परक रचनाएं हैं। केशव का दूसरा आचार्य रूप है। आचार्य के रूप उन्हें कवि प्रिय और रसिक प्रिय में अपने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुवाद किया और उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना की है। रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है, किंतु केशव कवि पहले और भक्त बाद में, अतः उनमें भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक है। मतलब रामचंद्रिका में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करके इन्होंने अपनी चमत्कार, अपना पांडित्य, अपनी ज्ञान, अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। ठीक है, सरलता और सहजता रामचंद्रिका में नहीं दिखती। और विज्ञान गीता में उन्होंने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को माना है।
रामचंद्रिका है जो महाकाव्यात्मक शैली में लिखा गया है। राम कथा के बहाने उन्होंने छंदों का अजायब घर ही बना डाला। अलंकारों के बोझ के तले उनकी काव्य कामिनी दब सी गई है। वन गमन और लक्षण के मूर्छित होने जैसे मार्मिक वर्णनों में भी पांडित्य का चमत्कार ही दिखाते नजर आते हैं। कविता के हृदय पक्ष को छोड़कर उसके कला पक्ष की ओर ही उनका ध्यान रहा है। उनका प्रकृति वर्णन भी राजमहल के बगीचों तक सीमित रहा है। इनकी भाषा संस्कृत गर्भित ब्रज भाषा है। अलंकारों के बोझ के कारण प्रभावहीन बन गई है। विज्ञान गीता भी दर्शन की बात करते हुए पंडित ही नजर आते हैं। ये बात है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा केशव के बारे में कही गई है और रामचंद्रिका को आचार्य शुक्ल ने छंदों का अजायब घर कहा है। केशव कितने अलंकार प्रिय थे, इनके संबंध में एक दोहा है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु ने बिरजाई कविता बनिता मित। चाहे कितने ही गुणों से श्रेष्ठ हो, चाहे कितने ही सुंदर हो, लेकिन दुल्हन और कविता के जो भूषण है, अलंकार है, उनके बिना सुंदर नहीं दिखती। कहने का तात्पर्य ये है कि अलंकार रूपी आभूषण है वो कविता का और बनिता का दोनों के लिए जरूरी है। कविता और बनिता तभी सुंदर दिखेगी जब उनमें अलंकार हो। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवरत भूषण बिन ने बिरजाई कविता बनिता मित किसने कहा, लेकिन इसमें भूषण का नाम है तो लोग वाग से भूषण कवि कहे जाते हैं, क्योंकि रीतिकाल के एक प्रमुख कवि भूषण जो वीर रस के कवि है, जिनका अध्ययन हम आगे वीडियो में करेंगे, तो लोग वाग इसको भूषण का कथन मान लेते हैं, जबकि ये भूषण का नहीं है, ये केशवदास का है जो उनकी अलंकार प्रियता के बारे में बताता है। यहाँ भूषण का मतलब है आभूषण, आभूषण रूपी अलंकार यानी अलंकार। आचार्य शुक्ल का क्या कहना है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वैसे हृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये था, एक उदाहरण देते हैं ये, के श्रोणित कलित कपाल ये किल कपालिक काल को, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है जो बड़ा दृष्ट और क्लिष्ट है। शुक्ल जी के अनुसार केशव केवल उक्ति विचित्र और शब्द क्रीड़ा के बारे में थी, चमत्कार पैदा करना काव्य में, यही इनका प्रमुख काम था। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, प्रबंध पटुता भी उसमें कुछ भी नहीं थी। केशव अलंकारवादी आचार्य थे। फिर इन्हें शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, तथापि इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें बुंदेली अवधी अरबी फारसी शब्दों का समावेश है। और अधिक छंद प्रयोग कारण रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया है। तो ये जो प्रमुख एक सामान्य विशेषता थी उनका आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।